सच जब जब निकला था तब तब अकेला, न सहारा न साथी, क्योंकि वो खुद में है काफी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है सच के साथ। और हर मंगलवार और गुरुवार को सच की एक बड़ी तस्वीर ड्रॉ करने की कोशिश हम आपके साथ मिलकर करते हैं। और इस कोशिश में मैं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय हमेशा की तरह रहता हूं। तो सच को लेके एक बड़े चित्र को उकेरेंगे जिसमें रंग हम और आप मिलकर भरेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, जो सच के साथ रहता है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, खिलखिलाता रहता है, और वो चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि वो किस तरह से भीड़ में अलग है, अलहदा है, जुदा है। और यकीन मानिए, ये खिलखिलाता हुआ चेहरा, ये मुस्कुराहट बताती है कि सच के साथ रहने पे आप इस तरीके से खिलखिलाते हुए नजर आते हैं। और हमारी कोशिश भी है कि आप यूं ही रहें। तो फिर आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है ONOE। समझे क्या आप? जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। और इसको लेके कई तरह की चर्चाएं पिछले कुछ समय से होती रही हैं। अलग अलग दलीलें दी जाती हैं, अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। एक पक्ष है जो ये समझाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना बड़ा फायदे का सौदा है, किस तरीके से रिसोर्सेज की बचत हो सकती है, पैसे की बचत हो सकती है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो ये लगातार समझाता है कि देखिए, ये इतना आसान नहीं है, इस प्रैक्टिस को एग्जीक्यूट करने में बहुत बड़ी मेहनत लगेगी। अब वो संविधान के लिहाज से हो, जो नियम चलते आ रहे हैं उसके लिहाज से हो, या फिर सरकारों के स्थायित्व को लेकर जो बड़ा सवाल लगता रहा है, उठता रहा है, उसको लेकर हो। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जितनी पेचीदगियां हैं इलेक्शन से पहले, हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और आप जानते ही हैं, मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ता है, और उस पैनल के डिस्कशन के जरिए यह आपको समझाने और बताने की कोशिश होती है कि आज की हमारी जो ये पेशकश है वो क्यों खास है। तो फिर मेरे इस शो की रवायत है कि हम प्रोग्राम की शुरुआत एक डिटेल रिपोर्ट के साथ करते हैं, और फिर उस रिपोर्ट के बाद जब लौटते हैं बात करते हैं मेहमानों के साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आज का ये एपिसोड बहुत खास है, जरा भी आपको मिस नहीं करना है। 50 से 55 मिनट सिर्फ हमारे लिए रिजर्व रखने हैं। शुरुआत करते हैं डीडी किसान के इस खास शो की जिसका नाम है सच के साथ। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के लिए चुनाव एक जरूरी प्रक्रिया है, और निष्पक्ष चुनाव को लोकतंत्र का आधार माना जाता है। इन दिनों देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की बात चल रही है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है। हाल ही में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। बता दें कि ये रिपोर्ट 18,000 से ज्यादा पन्नों की है। इस उच्च स्तरीय समिति ने हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ परामर्श और 191 दिनों तक लगातार काम करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। तब देश में 19वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता बढ़ेगी, साथ ही लोकतांत्रिक परंपरा की नींव और ज्यादा गहरी होगी। उच्च स्तरीय समिति ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, जिसमें 47 राजनीतिक दलों ने जवाब दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर एक देश एक चुनाव की बात क्यों की जा रही है। दरअसल एक देश एक चुनाव के कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि इससे चुनावों में होने वाले भारी खर्च में कमी की जा सकेगी। साथ ही इससे चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा और बार बार चुनावों के कारण होने वाली परेशानियों में भी कमी आएगी। दरअसल लगातार चुनावों के कारण देश में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है, जिस कारण
जरूरी नीतिगत फैसले ले पाने में तो परेशानी होती ही है, साथ ही लोगों के फायदे वाली योजनाओं को लागू करने में भी परेशानी आती है। ऐसे में विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इनके अलावा एक देश एक चुनाव के और भी कई फायदे हैं, जैसे एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय तो बचेगा ही, साथ ही वे अपने कर्तव्यों का पालन सही तरह से कर पाएंगे। आपको बता दें कि चुनाव कराने के लिए टीचरों और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं, जिससे उनका काम प्रभावित होता है। एक देश एक चुनाव के फायदों को तो आपने जान लिया, लेकिन आपको यह भी बताना जरूरी है कि एक देश एक चुनाव कोई नया प्रयोग नहीं है। ऐसा साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में भी किया जा चुका है, जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ करवाए गए थे। यह क्रम तब टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गईं। देश में कुछ पुराने राज्यों का पुनर्गठन और नए राज्यों के उभरने के साथ इस प्रक्रिया को साल 1968-69 में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। एक देश एक चुनाव पर ज्यादा जानकारी के लिए एक वेबसाइट one.gov.in भी बनाई गई है। इस साइट पर जाकर आप इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने और दिखाने की कोशिश की कि ये ONOE यानी वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला क्या है और इसके क्या क्या पक्ष और विपक्ष हैं। लेकिन सिर्फ रिपोर्ट से काम नहीं चलता, यहाँ आप जानते हैं ना, हम डिटेल में विस्तार से चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमानों को खास पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। तारुफ में आपका एक एक करके कराता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन जुड़ रहे हैं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के। सर स्वागत आपका। मेरे साथ डॉक्टर अमित चांदना जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं। डॉक्टर अमित स्वागत आपका। साथ ही साथ सुनील कुमार डे चर्चा का हिस्सा है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक चिंतन है। डे साहब स्वागत आपका। कृष्ण कुमार दुबे जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत मोहम्मद अमीन साहब आप ही से करता हूं। सर, इस विचार को जो हम पिछले कुछ समय से ज्यादा सुनने लगे हैं, हालांकि विचार इतना नया नहीं है, चर्चा होती रही है, लेकिन सर इसकी व्यवहारिकता को देख के, इसकी फिजिबिलिटी को देख के क्या आप कहते हैं, कितना आसान या फिर कितना मुश्किल होगा? शुरुआत से अगर शुरू करें। देखिए, जैसा कि अभी आपने स्टोरी दिखलाई और उसमें बताया गया कि 1952 से लेकर 1967 तक देश के संसदीय चुनाव और असेंबली के एक साथ हुआ करते थे। सबने भी देखा है, हमने अपने बचपन में भी देखा है कि एक हम अपनी दादी जी के साथ जाया करते थे, देखते थे एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 2 डब्बे रखे हुए थे, एक पार्लियामेंट मेंबर के लिए, एक असेंबली के लिए हुआ करता था। ये 2 डब्बे रखे जाया करते थे, एक वोटर आता था, 2 जगह वोट डाल के चला जाता था और सारा स्टाफ वगैरह वही होता था। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ समय से जो सरकारें थी वो गिरी और उसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लगा, फिर कुछ समय के बाद वहाँ पर चुनाव कराए जाने लगे। तो इस तरह से सिस्टम एक डिस्टर्ब हो गया। होने के बाद क्या है, 1999 में पहली बार एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई, जिसके बारे में कहा गया लॉ मिनिस्ट्री को कि भाई ये एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। ये चर्चा 1999 चली, PI 2015 में। फिर उसके बाद 2016 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और सबमिट की, और उसके बाद आपने देखा होगा कि एक हाई पावर लेवल कमेटी, जिसमें हमारे एक्स प्रेसिडेंट श्री कोविंद जी और HM और साथ में एक्स पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो सीनियर मोस्ट थे उनको लिया गया, और उसके साथ में फाइनेंस के पर्पज से NK सिंह जी को लिया गया, और साथ में हमारे एक्स सेक्रेटरी जनरल लोकसभा जी को लिया गया, और ये पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को सबमिट की है। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव जो है ये एक साथ देश में कराने से बहुत बड़ी व्यवस्था जो है कंट्रोल में आती है। आपने देखा होगा हर 5 साल में, हर साल 5 साल में तो चुनाव होते हैं हर स्टेट वाइज, लेकिन हर साल अब ये चुनावी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ती है। उसमें आप देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसमें 50 से 60 दिन यानी 40 दिन तो इलेक्शन कमीशन के होते हैं, 50 से 60 प्रक्रिया पूरे होने में होते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमारे जो देश की जो प्रोग्रेस है वो रुक रही है,
और उसके साथ में खर्चे भी अलग अलग हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है, हमारे देश के नागरिकों को चाहिए, जो हमारे स्टेक होल्डर्स। लेकिन अमीन साहब, क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला हमारे उस विचार से रिलेट करता है जिसे हम संघवाद कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं? क्योंकि हमने तो शुरू से यही पढ़ा है, यही समझा है, संविधान में भी यही इसका वर्णन है कि देखिए, राज्यों के संघ के तौर पे भारत को हम देखते आए, जहां पे संघ का विचार इतना हावी हो, संघवाद का विचार इतना हावी हो, वहां इस तरह की व्यवस्था आपको लगता है कि हो पाएगी? नहीं, ये तो उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल है। फिर नहीं होने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ने सोचा। बदल देंगे फिर इस विचारधारा को? नहीं, गवर्नमेंट ने सोचा और गवर्नमेंट ने सोचने के बाद ये चीजें प्रक्रिया की गई है, जिसकी वजह से आप देखिए संभव हो पा रहा है। राज्यों के संघ के तौर पे सर हम जो देखते रहेंगे कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? फिर खत्म हो जाएगा? नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक साथ हो जाएंगे। जो गैप बचेगा उस गैप के लिए चुनाव कराया जाएगा और ये एक सिस्टम बन जाएगा। अभी शुरू में तो मुझे लगता है कि और लग रहा है शुरू में खर्चा भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन जैसे आप देखिए ईवीएम मशीन है, अब ईवीएम मशीन दो एक पोलिंग स्टेशन के लिए यूज की जाएंगी, तो असेंबली के लिए और उसके लिए भी। हाँ, इसके साथ हमारा देखिए इलेक्टर रोल, आप देखिए प्रधान से लेके प्राइम मिनिस्टर के चुनाव तक के लिए हमारा इलेक्टर रोल एक होगा और हमारी जो सर्वे की टीम जाएगी वो भी एक होगी। खर्चे मैं समझता हूँ बहुत कट डाउन होगा, जो पैसा बचेगा वो देश के प्रगति के लिए लगेगा, उत्थान के लिए लगेगा। मैं समझता हूँ दोनों जो स्टेक होल्डर है हमारे, नंबर एक नहीं, मैं बता दूं, इसमें जो हमारे पार्टी के लोग हैं ये भी इलेक्शन कमीशन के स्टेक होल्डर हैं। सेकंड चीज वोटर्स, तो वोटर्स को भी समझना होगा और पार्टियों को भी समझना होगा और देश की व्यवस्था में साथ आना होगा। ठीक है, चर्चा की शुरुआत है, रफ्ता रफ्ता सारे बिंदुओं पे बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर अमित चांदना, असल में जिस खर्चे को कम करने की बात कही जा रही है, क्या वाकई वो खर्चा कम होगा? मुझे लगता है कि शुरुआत में इतनी बड़ी व्यवस्था एक साथ करने में खर्चा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। वन नेशन वन इलेक्शन जो हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं, ये समय की ज़रूरत है। पहली बात तो हम ये लोग मान के चलें कि जिस तरह की व्यवस्था हमारे देश में इस समय चल रही है कि हर दूसरे महीने कहीं ना कहीं इलेक्शंस अनाउंस हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर रहा है, जिससे कि गवर्नेंस में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और उसी अनुपात में खर्चा भी बढ़ रहा है। क्योंकि आप हमारे यहाँ पे जो इलेक्शंस का सिस्टम है, हम 3 स्तर पे अपने इस सिस्टम को देखते हैं। पहला लोकसभा के इलेक्शंस हैं आपके, जो नेशनल लेवल पे होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरे राज्य विधानसभाओं के इलेक्शंस होते हैं, असेंबली इलेक्शंस। और तीसरा आपका है जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं। सो ये जो इलेक्शंस हैं, इनको अगर हम लोग देखते हैं कि 3 स्तर पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये पूरे 5 वर्ष के बीच में अगर हम लोग देखें तो ये समय समय पर आपको इस इलेक्शंस को देखने का मौका मिलता है, जिसमें हम लोग बिना शंका कह सकते हैं कि सरकार का बहुत खर्चा भी होता है, मैन पावर भी लगती है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुक जाते हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं कि अगर किसी राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं तो ये भी होता है कि सरकार के कुछ नुमाइंदे, जो केंद्रीय सरकार के नुमाइंदे हैं, जिनका दायित्व अपने केंद्रीय सरकार के कार्यों को करना है, उनकी ड्यूटीज़ जो हैं उस राज्य में लगा दी जाती हैं। सो खर्चे तो बढ़ते ही हैं, लेकिन जो कुछ शंकाएँ हैं इस चीज़ को लेके, और जैसा कि आपने बोला कि पहली बार खर्चे कुछ ज़्यादा होंगे और इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा सरकार को, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लेकिन कुल मिला के समय के साथ साथ जैसे कि ईवीएम मशीन्स हैं आपकी, आपको सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका जो बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट्स है, इस पे आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आपकी मैन पावर पे उतना ज़्यादा काम नहीं होगा। जैसे कि अमीन जी ने बताया कि पहले हम लोग जब वोट करने जाते थे 2 बक्से पड़े होते थे और उसमें वोट डाल के आ जाते थे। जब आप बार बार इलेक्शंस करवाएंगे तो आपको फिर से अपनी मैन पावर को वहाँ पे डिप्यूट करना पड़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा, फिर आपको स्ट्रांग रूम्स भी चाहिए, फिर आपको उसको कंट्रोल करने के लिए और लोग भी चाहिए, आपके सरकारी तंत्र के जो लोग हैं उसमें बाकी काम छोड़ के लगे होंगे। तो ये हम बिना शंका कह सकते हैं कि खर्चा तो कम होगा ही अगर हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ चलते हैं तो। ठीक है, हालांकि कुछ इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट्स भी है मेरे पास सर, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, जो बताते हैं कि खर्चा कम नहीं होगा बल्कि रेवेन्यू के हिसाब से लॉस में सारी चीजें चली जाएंगी। इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा। मेरे साथ कृष्ण कुमार साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कृष्ण जी, असल में हम ये समझते आए, सुनते आए कि देखिए लोकसभा का कॉन्सेप्ट कुछ और है,
विधानसभा का कॉन्सेप्ट कुछ और है, उनके मुद्दे अलहदा हैं, अलग अलग हैं, लेकिन सर एक ही बार में सारे इलेक्शन हो जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि जो अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करने की जो एक कोशिश है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाएगी? सर ज्यादा बार चुनाव तो ज्यादा बार मौके, देखिए मौके मिलेंगे। आप अगर हम इस लोकसभा चुनाव की बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देखें कि पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है। 2 महीने से हर आदमी सिर्फ इसी पे चर्चा कर रहा है कि चुनाव कैसे होंगे, कौन अपने यहाँ से लीड ले रहा है। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम अपने विज्ञापन एजेंसीज, तमाम जो सारा मीडिया, एडवर्टाइजमेंट सब जो है चुनाव में लग गया। अब आप सोचिए कि साल में अगर 3 चुनाव हो गए, 3 या 4 विधानसभा के चुनाव है, आप मान के चले कि होते ही होते हैं कहीं ना कहीं, तो ये कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना खर्चा चुनाव आयोग का जो है सब इसमें लग गया। और खास बात ये रहती है कि कोई राज्य में 2 विधानसभा में हो रहा है, मान लीजिए 3 में हो रहा है, आचार संहिता लागू हो गई, अब वहाँ पे कुछ नहीं होगा, ना ट्रांसफर होंगे, ना प्रशासनिक अधिकारियों पे कोई दबाव रहेगा, ना कोई योजनाएं वहाँ पे साकार की जाएंगी। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक तय निश्चित हो गया कि हमको इस लाइन पे ही जाना है कि अब लोकसभा के चुनाव होंगे, इसी के साथ विधानसभा के चुनाव में आदमी भी ये सोच के चलेगा, वोटर भी ये सोच के चलेगा, नेता भी ये सोच के चलेगा कि हमको जो अपनी बातें रखनी इसी बीच में रखनी, इसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा। मुद्दे तय कैसे होंगे, मुझे ये बताइए ना सर। लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो उसके मुद्दे दूसरे होते हैं, आप अच्छे से समझते हैं। विधानसभा के चुनाव में जब हम जाते हैं तो फिर गली कूचे, मोहल्ले, नुक्कड़ की बातें होती हैं। सर वो मुद्दे आप एक साथ क्लब करके अकाउंटेबिलिटी को कम करने की बात नहीं कर रहे हैं, वोटर को ज्यादा मौका मिलेगा ना, आप तो वोटर के मौके को कम करने की बात करते हैं ऐसे। देखिए वोटर को मौका मिलेगा, लेकिन अभी भी देखिए कुछ विधानसभा के चुनाव जो छोटी विधानसभा हो या छोटे राज्य हो, उनको साथ में कराया जाता है। तब भी ये होता है, देखिए चुनाव, लोकसभा के चुनाव का एजेंडा, मुद्दे अलग रहेंगे, विधानसभा के मुद्दे अलग रहेंगे, तो मुद्दों को लेकर के एक प्रशासनिक व्यवस्था पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं घनश्याम जी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुद्दों पे तो पॉलिटिक्स है, मुद्दों पे चुनाव आ रहे हैं, आपके फर्क नहीं पड़ता मुद्दों का। सर मुद्दों से तो पूरी राजनीति है सर। इलेक्शन कमीशन को काम कराने में इन मुद्दों का कोई ऑब्स्टेक्ट सामने नहीं आएगा, कोई उसका विरोध सामने नहीं आएगा, कोई उसमें सीमाएं नहीं आएगी। कमीशन के लिए चुनाव हो रहे हैं क्या सर? जनता के लिए हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं ना, जनता के लिए बिल्कुल हो रहे हैं, जनता ही तय कर रही है सर। उन्हीं के हितों पे अगर कैची चल जाएगी तो फिर कि व्यवस्थाएं किस काम की होगी? मैं समझ रहा हूं सर, मैं बता नहीं रहा हूं कुछ भी, सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। देखिए खास बात यह है कि जनता को जिसमें सुविधा होना चाहिए। आज आप देखिए कि पहले लोग चुनाव होते थे तो मुझे लगता था कि 85-86% वोटिंग होती थी। अच्छा, अब आप परसेंटेज देख लीजिए वोटिंग का, कई ऐसे जगह पे होती है जहां मान लेके चलिए 40-45, इससे ज्यादा का एवरेज जाता नहीं है, क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट उसमें बचा नहीं है। हर आए दिन चुनाव होने, अभी पंचायत के चुनाव हो गए, अभी विधानसभा के चुनाव हो गए, फिर नगर निगम के हो गए, तो इतनी चुनावी प्रक्रिया हो जा रही है घनश्याम जी कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ये जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश करी है, और मुझे लगता है कि जो कमेटी काम कर रही है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में, उसमें बड़े बड़े विश्लेषक वहां से जुड़े हुए, तो इन समस्याओं को देखते हुए रिपोर्ट तैयार की जा रही है, इसलिए सरकार इसकी तरफ पहल कर रही है। ठीक है सर, एक रिपोर्ट और है वैसे न्यायमूर्ति BS चौहान की, इस पे भी मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन मेरे साथ सुनील कुमार डे साहब हैं। डे साहब, आप समाज के हर वर्ग से बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं और काम करते आ रहे हैं। सर सामाजिक लिहाज से एक सोशल परिदृश्य में आप ये चुनाव की प्रक्रिया जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के तौर पे कराने की बात कही जा रही है, कैसे देखते हैं सर? सामाजिक हितों का हनन होगा या वाकई उसमें किसी तरह की वृद्धि होगी? सर सबसे पहले हमने इलेक्शन में परसेंटेज बढ़ानी है वोटर्स की। अच्छा, और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि अगर प्रेडिक्टेबल डेट्स हो हमारे पास, और हमारे लोग जो बाहर काम करते हैं या जो प्लानिंग करते हैं ट्रैवल करने की, वो सब अपनी प्लानिंग कर लें कि भी 5 साल के बाद मैं मई में बाहर नहीं जाऊंगा, मैंने अपने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। और एक देश का मैं नाम भी लूंगा, वहां पर ऐसा है, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि फर्स्ट थर्सडे ऑफ मई they will hold election and the next election will be after 5 years। ऐसी प्रेडिक्टेबिलिटी होगी तो लोग जो इंडिया आने चाहते हैं टूरिस्ट, उनको भी पता होगा, पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन होगी कि भी इन दिनों में आपने नहीं जाना। वाई, क्यों नहीं जाना? हमारे यहाँ इलेक्शन वायलेंस होता है, हमारे यहाँ हेट क्राइम होता है इलेक्शन के दिनों में, इस पर कंट्रोल नहीं कर सके हम, तो हमें एक हमारी बहुत गंदी छवि जाती है बाहर इलेक्शन के दिनों में। आप अगर न्यूज़पेपर देखें करंट के, कितने ज़्यादा झगड़े रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि बढ़ जाते हैं इलेक्शन के दिनों में। तो हमने इतनी सारे झगड़े एक ही बारे में हो जाएंगे, आप धीरे धीरे झगड़े भी कम होंगे, आपके झगड़े भी कम होंगे, और आप का जो अति संवेदनशील जगह है जिनका जिक्र आप परोक्ष रूप से कर रहे हैं, वहां पे इतनी सारी सिक्योरिटी एक साथ डिप्लॉय करने में आपको नहीं लगता आप सारे झगड़े एक साथ खत्म करा रहे हैं? समझ में आ रहा हूं, समझ रही है बात, पर लेकिन सर इतनी सारी फोर्स एक साथ लगाना, इतनी मैन पावर एक साथ लगाना,
देखो सर, पॉपुलेशन अपनी है, उसके हिसाब से हमारे पास फोर्सेस भी हैं, और अगर हमारे प्रेडिक्टेबल इलेक्शंस होंगे तो पूरी दुनिया को पता है कि इस टाइम इंडिया की फोर्सेस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो इलेक्शंस में लगी हुई हैं। हमारे नेबर्स भी इतने कोई हमारे फ्रेंडली नहीं है कि वो मौका नहीं ढूंढते हमको तंग करने का। तो हमारे सिस्टम बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फोर्सेस होती तो एक चुनाव इतने फेजेस में होता क्या? आप सारे चुनाव एक बार में एजुकेशन कराने की बात कर रहे हैं। एजुकेशन लेवल, कई फेजेस में हो रहा है। लिटरेसी लेवल, एजुकेशन लेवल को बढ़ाइए, वोटर्स को इन्वॉल्व कीजिए। और ये फटीग जो है, इतनी फटीग है वोटर्स के अंदर कि आपके अभी एमसीडी इलेक्शन हुआ था दिल्ली में, आप देखिए किस किस लेवल के लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर कैंपेन करने के लिए। इज इट नेसेसरी? और ये जो 100 दिन का गैप इन्होंने सजेस्ट किया है, इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। मैं तो कहूंगा इसको 110-11 दिन कर दो, ताकि 100 दिन की रिपोर्ट भी आ जाए। ठीक है, जो हमारे इलेक्शंस हुए एमपी के और विधानसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये अपनी रिपोर्ट भी दे सके, उसके बाद आपके पंचायत के इलेक्शंस हो। तो सिस्टम बहुत अच्छा सेट किया है। थोड़ा नुकसान खर्चे की बात जो है, वो खर्चा इनडायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट फायदा जो है हमारा वो हम इग्नोर कर रहे हैं। हमारे अगर वोटर परसेंटेज बढ़ गई, वी आर द विनर्स। ठीक है, तो ये फायदे का ग्राफ लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। लेकिन मेरे शो में फिलहाल एक ब्रेक का ग्राफ मुझे दिखाई दे रहा है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, लौटेंगे तो फिर चर्चा को आगे यहीं बढ़ाएंगे। और आज की चर्चा में हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है आपको भी कि क्या एक देश एक चुनाव व्यवहारिक है तो, और नहीं है तो क्यों। ब्रेक के उस पार लौटेंगे। खेती की बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान, हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे, दूरदर्शन किसान पर। सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और आज सच के साथ में जिस सच को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन है। इसके पीछे कौन कौन से तर्क हैं, वितर्क हैं, कौन कौन से बिंदु है और कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। और ये जानने की कोशिश में हमारे साथ बेहद खास मेहमानों को खास पैनल जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अमीन साहब, ब्रेक के बाद शुरुआत आपसे कर रहा हूं सर। सर, नीतिगत निर्णयों की कंसिस्टेंसी बढ़ने की बात लगातार कही जाती है। सर, ये जो निरंतरता है ये कैसे बढ़ेगी अगर सारे चुनाव एक साथ आ जाएंगे? मेरे व्यूवर्स को जरा समझाइए। देखिए, हमारे जो स्टेक होल्डर हैं वो हैं वोटर्स, और दूसरे हैं पार्टी। जो पार्टीज को भी कन्विंस किया जाएगा, और वोटर्स भी समझदार हैं, समझ रहे हैं आज की डेट में। अच्छा। और हमारा देश अब तरक्की पे है, पीछे नहीं गया है। बल्कि आज कभी हम बैलेट पेपर से कराया क्या करते थे, आज बैलेट बॉक्सेस से कराते थे, आज हम ईवीएम पे, ईवीएम के बाद वीवीपैट आ गई। आप देखिए किस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और प्रोग्रेस करते हम जा रहे हैं आगे। उस कंटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारी जनता भी चाहती है कि फ्री एंड फेयर और जल्दी हो और पारदर्शी हो इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन का मोटिव है। तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से, अब आप कह रहे थे भी, आप एक बात आई बात में कि पहली बार तो खर्चा होगा, उसमें कोई दो रानी, इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, फिक्स एसेट का होगा। लेकिन आगे चल के आप देखिए हमारे किस तरह खर्चे बचेंगे। देश के खर्चे इस तरह बचेंगे कि जो हमारे पोलिंग पार्टियां जाती हैं, हमारे ऑब्जर्वर जाते हैं, उनका रख रखाव, पोलिंग स्टेशन का रख रखाव, सिक्योरिटी वालों का आना जाना, उसमें एक साथ हम 2 इलेक्शन करा लेंगे, एक असेंबली के और पार्लियामेंट के, दोनों के। अदरवाइज आप देखते हैं कि कितना अलग अलग खर्चा होता है, और अलग अलग, मैं पहले ही बता रहा था कि 50 से 60 दिन का एक
MCC कोड लग जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके तहत तो किसी स्टेट में हर साल आपने देखा होगा, एवरेज आप देख लीजिए उठा के कि 4-5 स्टेट के चुनाव होते हैं और कमीशन भी लगा रहता है, हमारे ऑफिसर्स भी लगे रहते हैं और कभी कभी समस्याएं आई हैं। आपने देखा पिछली बार पेंडेमिक था, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने उन परिस्थितियों में इलेक्शन कराया और साफ सुथरा कराया इलेक्शन। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है देश के लिए और देश के लोगों को समझदारी। पूर्व विघटित नहीं होते सर। अपने देश की राजनीति आप जान रहे हैं सर, 5 साल से पहले क्या क्या खेल हो जाता है, तब क्या होगा सर? लेकिन आप देखिए ना, बताइए ना, तब क्या होगा सर? सरकार गिर जाएगी, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, क्या करेंगे सर? फिर बताइए। हाई पावर कमेटी ने जो सबमिट किया रिपोर्ट, उसमें देखिए, उसमें पार्लियामेंट जब अभी चुन के आएगी तो अगली जो सरकार आ रही है उस वक्त ये सामने मुद्दा होगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो उसमें क्या होगा कि ये हमारा जो RP एक्ट है 1951, उसके क्लास में चेंजेस होंगे, वो बी करके और कई अनुच्छेद लगाए जाएंगे, आर्टिकल बनेंगे, उस हिसाब से ही किया जाएगा। और जहां राष्ट्रपति शासन का सवाल होगा, मैं कहता हूं राष्ट्रपति शासन नहीं आएगा। रीजन क्या होगा? कुछ दिन के लिए होगा। एक सरकार बीच में गिर गई और दूसरी पार्टी आ गई, बोला मेरे पास सपोर्ट है, फिर चुनाव नहीं, फिर क्या होगा सर? दोबारा चुनाव नहीं होंगे? जो चीज पार्लियामेंट में पास हो जाएगी और लागू कर दी जाएगी, उसको मानना होगा सर, हर स्टेट को भी। सर क्या हम आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं? नहीं, ये प्रैक्टिकल तौर पे आप देखिए, प्रैक्टिकली समझना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर 3 साल में सरकार गिरती है और 2 साल रह जाते हैं तो रेस्ट ऑफ 2 इयर्स के लिए चुनाव होगा। फिर चुनाव तो होगा। हाँ होगा, चुनाव होगा, लेकिन नेक्स्ट तो 1 नेशन 1 इलेक्शन वो क्या हुआ सर? फिर वो साथ में ही होगा पूरा, यानी टेन्योर 5 इयर्स का ही रहेगा, चाहे 2 साल की हो या 3 साल की हो। पर हमारा मकसद टेन्योर को लेके नहीं है ना सर, हमारा मकसद तो ये है ना कि एक बार हो जाए चुनाव देश में, खत्म हो जाए मामला। लेकिन उसमें किसी 1-2 स्टेट का एक्सेप्शनली हो सकता है, लेकिन रेगुलर नहीं होगा। जिस तरह से आज की डेट में आप देख लीजिए उठा के 67 के बाद से कि आप देख रहे हैं कि 5 स्टेट में, फिर 5 स्टेट में, फिर यूटी और यू मिला के 5 स्टेट में चला ही रहा है। इससे कि साल भर हमारा कमीशन बिजी रहता है, साल भर हमारे अफसर बिजी रहते हैं, साल भर हमारा पैसा होता है, सिक्योरिटी मूवमेंट होता है। आप ये देख लीजिए, अगर उत्तरांचल में हो रहा है तो फिर बंगाल की फोर्स आती है, बंगाल वाली उधर मूवमेंट करती है उत्तरांचल के लिए, तो ये खर्चे हो जाते हैं। अब एक साथ हो जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में तो डिफिकल्टी हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये रेगुलर हो जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा देश के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है डॉक्टर अमित चांदना, लेकिन जिन बातों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उन चर्चाओं को वाकई अगर प्रैक्टिकल तौर पे समझें, क्या ये इतना आसान है? क्योंकि संविधान में संशोधन, 50% राज्यों से ज्यादा अनुसमर्थन, मोहम्मद अमीन साहब कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट भी होगी, 50% अनुसमर्थन पाना क्या इतना आसान होगा? पहली बात तो ये है कि व्यवहारिकता पर जो प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या ये 1 नेशन 1 इलेक्शन व्यवहारिक है या नहीं, इस पे भी मंथन चल रहा है कि किस तरह से इसको व्यवहारिक किया जा सकता है। अमेंडमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आपको जनप्रतिनिधित्व कानून जो है 1951 वाला, उसमें अमेंड करना पड़ेगा। फिर जिन धाराओं का आपने जिक्र किया संविधान की, जो लोकसभा के टेन्योर के बारे में बताती है और विधानसभा के टेन्योर के बारे में बताती है कि 5 साल उसका टेन्योर होगा कंप्लीट, तो उनमें भी आपको करने पड़ेंगे। पर जो मुख्य बात है वो ये है कि हमारे पास कुल मिला के 543 लोकसभा जो आंकड़े हैं, 543 लोकसभा की सीट है, 4000 से ज़्यादा विधानसभा सीट हैं, ठीक है, और 1780 के करीब जो कि एक फिगर है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, और 2 लाख से ज़्यादा के करीब आपके पास पंचायतें होंगी जो पंच चुन के आते होंगे। सो इतनी बड़ी तादाद में अगर आप इलेक्शन करवाते हैं, क्योंकि हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं अभी सिर्फ एक ही चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा का, जबकि वो जो रिपोर्ट है उसमें ये भी जिक्र किया गया है कि 100 दिन के बाद नगर निकाय के चुनाव भी संपन्न करवाए जाएंगे। सो जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस 1 नेशन 1 इलेक्शन, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव जो हो रहे हैं वो एक ही साथ होंगे और व्यवहारिक होंगे या नहीं। 5 साल के टेन्योर के बीच में, जैसे कि आप ही ने बोला कि अगर विधानसभा भंग करने की नौबत आती है और फिर दोबारा से चुनाव किए जाएंगे, जो कि उसमें लिखा गया कि उसी टेन्योर तक होंगे, तो फिर तो कहानी वही बननी शुरू हो जाएगी कि भाई साहब फिर एक बार चुनाव में आप चले गए। अभी जो व्यवहारिकता की दिक्कत है वो ये है कि 2029 में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा।
लेकिन जिन विधानसभाओं का समय उसके बाद तक का है, उनके साथ कैसे आप क्या किस उसका सूरत हाल क्या होगा? क्या आप उनको डिसॉल्व करेंगे पहले? आप हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते थे अभी, क्योंकि नवंबर में 2 विधानसभाओं के चुनाव निर्धारित हैं। हम लोग ये कर सकते थे, या सरकार ये कर सकती थी कि उनसे निवेदन, चुनाव तो हो रहे हैं, 2 के और जुड़ जाते तो 6 हो जाते, तो कुल मिला के 20% तो जुड़ ही गया होता इस साल। और फिर ये भी देख लिया जाता कि अगले 5 साल में क्या वो सरवाइव कर पा रहे हैं 5 साल तक या नहीं। सो ये जो व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी हमारे सामने, कि अगर बीच में आपका विधानसभा डिसॉल्व होने का चांस बन गया है, क्योंकि एक आंकड़ा है कि अभी तक जितने लोकसभा चुनाव हुए हैं सिर्फ 10 लोकसभाएं जो 5 साल पूरा कर पाई और बाकी नहीं कर पाई हैं। और यही सिचुएशन अगर आगे मिलती है हमें, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? लेकिन सर, अगर ऐसा होता है जिस आंकड़े का जिक्र आप कर रहे हैं, इस भय से क्या हम कोई एक्सपेरिमेंट ही ना करें? मैंने वही कहा है ना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अभी हो सकता था कि 2 विधानसभाओं जो थी, एक हरियाणा की और एक महाराष्ट्र की, जिनमें नवंबर में चुनाव है, उसके बाद अगले साल कुछ राज्यों में चुनाव हैं, तो हम ये कम से कम 2 को बोल सकते थे कि उनसे बात हो सकती थी सरकार की कि आप अगर, क्योंकि बात फिर वही है कि होगा क्या। हालांकि कुछ विचारक ये भी बोल रहे हैं कि 2 फेज में किया जा सकता है, कि 2.5 साल का एक टेन्योर रख लिया जाए। और 2.5 साल का टेन्योर का मतलब ये हो गया कि अगर ये 2024 से 29 के बीच में हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है और 29 में हमें फुल एंड फाइनल लेके आना है कि एक 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन मोड में हम जाएं, तो हम 2.5 साल अगर मान के चलते हैं, तो जो इसके बीच का समय है, लेकिन क्या डॉक्टर अमित, ये भी हो सकता था कि हम एक इलेक्शन कोई कई फेजेस में करके देखते हैं? पहले हम ये देख लेते कि ये इलेक्शन हम क्या हम एक फेज में कर पाने की कुवत में है, एक फेज में करके देखते हैं हमारी कितनी मैन पावर बचती है, कितना जो वीवीपैट हैं, ईवीएम है वो लगते हैं। क्या ये एक तरीका हो सकता था? आई एम जस्ट आस्किंग। ये तो इलेक्शन कमीशन ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकता है कि क्या मंशा रहती है कि 7 फेजेज में हम लोग चुनाव करवा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 फेजेज में चुनाव अगर लोकसभा के हो रहे हैं, यहाँ राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी कुछ कुछ फेजेज में होते हैं। हम एक राज्य विधानसभा का चुनाव भी सिर्फ एक फेज में कराने से बच रहे हैं। सो वो तो कुछ दिक्कतें हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। सोचिए तो एक इलेक्शन को कई फेजेस में करने से तो बच रहे कि एक फेज में हो जाए, लेकिन पूरे देश के सारे चुनाव को हम एक साथ कराने की सोच रहे, बड़ी बात है। सर, आऊंगा मैं आपके पास, हमारे साथ कृष्ण कुमार जी भी है। कृष्ण कुमार जी, चर्चा में ये बात सामने निकल कर आई कि देखिए भाई, जितने हितधारक हैं उनके बीच में संवाद हो, परामर्श हो, विचार हो, विमर्श हो, लेकिन ये सारी चीजें हो पाएंगी क्या? क्योंकि मौजूदा हालत जो हम देखते हैं देश में, किसी भी एक इशू पे इतना कुछ होता है कि उसके बाद इतने बड़े इशू पे ये सारे एक साथ आ जाएंगे अंडर वन अम्ब्रेला। इट्स पॉसिबल सर? देखिए, ये एक दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा के निर्णय बहुत मायने रखते हैं। जब यहाँ पे सरकार सोच लेगी, सरकार एक पार्टी की जब होती है और एक गठबंधन की होती है, सबकी विचारधारा मिलती है, तो मुझे लगता है कि चाहे कोई भी निर्णय होता है उसको सरोकार करने में दिक्कत नहीं होती है। इसके पहले न्यायमूर्ति BS चौहान की जो विधेयक आयोग की रिपोर्ट है वो कहती है कि कम से कम 50% राज्यों से अनुसमर्थन प्राप्त करना होगा। इज इट पॉसिबल सर? देखिए, जब सरकार ने ये सोच लिया, इलेक्शन कमीशन इसमें आगे बढ़ रहा है, बात करेगा आगे पूरा, तो मुझे लगता है कि जब सभी जगह पे एक पार्टी की सरकार है, विरोध कहीं होना नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक राय बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, जो रिपोर्ट तैयार हो रही है, आप और लोगों को ने जो रिपोर्ट बना करके दी है, सरकार को सौंपी है रामनाथ कोविंद की कमेटी के माध्यम से, उसमें मुझे लगता है कि आम राय बनती दिख रही है। क्योंकि लोगों को भी ये लग रहा है, हर पार्टी को लग रहा है कि जब तक स्थायित्व नहीं आएगा तब तक जनता का भी विकास होना संभव नहीं है। क्योंकि ये मान के चलिए कि किसी भी स्थायित्व आना अलग बात है सर जी, स्थायित्व आना अलग बात है, एक देश में एक ही बार में चुनाव कराया जाना ये अलग बात है। हम मिक्स कर रहे हैं क्या दोनों को? दोनों, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही चक्के के दोनों पहलू हैं वो, एक ही, क्योंकि दो कैसे सर? देखिए, एक बार में पूरे देश में एक ही बार में चुनाव हो जाएगा, ये स्थायित्व की गारंटी कैसे हो सकती है? इसलिए रहेगा क्योंकि दूसरे कामों में लोग उलझना बंद कर देंगे ना। आमतौर पे आदमी यही सोच रहा है। अब जैसे नेता, एक मैं बता रहा हूँ, एक नेताजी हैं जैसे, अब वो नेताजी गए चुनाव में, अब उनको लगता है कि ये व्यक्ति को मैं 2 महीने बाद गिरा सकता हूँ या 2 साल बाद गिरा सकता हूँ, तो वो पूरा तिकड़म किस में लग जाएगा? वो चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो, वो उसमें लग जाएगा कि अभी तो फिर मैं अगले जल्दी से सरकार गिरा लूंगा, तो कम से कम हो सकता है मुझे फिर मौका मिल जाएगा। किसने कहा सर कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो बीच में सरकार गिराए जाने की संभावना नहीं होगी? देखिए, जब पार्टियां ये सोच लेगी कि हमको ये करना है,
तो वो वन नेशन की तरफ ही रुख हम करेंगे। ये सब ये अनुमानों के आईने में जो अक्सुकेर रहे ना सर, हाँ। इसको मैं यथार्थ में समझाना है मेरे व्यूवर्स को। बिल्कुल, सर बिल्कुल। ये सिर्फ अनुमानों के आईने में नई चित्र मत बनाइए सर, मुझे देखिए। बताइए ये चित्र जब धरातल पे होगा तो कैसा होगा? धरातल पे जब सरकार सोच लेगी और कमेटी ने, राजनीतिक दलों ने ये सोच लिया कि हमको एक ही तरीके से काम करना है, वन नेशन वो वन इलेक्शन, सोचेंगे कैसे, वो मैकेनिज्म कैसे वो आएगा? विचार सर, मैं ये कह रहा हूं आपसे। वो विचार आ रहे हैं ना पार्टियों के। अच्छा। पार्टियों के विचार आ रहे हैं, पार्टियां उस तरफ रुख कर रही हैं। मुझे लगता है कि देश की अगर परसेंटेज की बात की जाए तो मुझे 70% पार्टीज इस पे तैयार हो गई कि हमको वन नेशन वन इलेक्शन कराना है। 70% पार्टीज कह रहे हैं आप सर ऑन रिकॉर्ड? हाँ बिल्कुल कह रहा हूं मैं, सबकी रिपोर्ट ऑलमोस्ट पॉजिटिव है इसमें। देखिए अच्छा। विपक्ष है, विपक्ष के जितने दल है मान लीजिए वो विरोध में है, बाकी जब वो सब और विपक्ष और घटता जाएगा आने वाले समय में तो मुझे लगता है सब इसमें तैयार हो सर जाएंगे। ये स्टेटमेंट तो बहुत मतलब खतरनाक है सर कि विपक्ष घटता जाएगा। सर ये स्वतंत्र मैं अगर की बात कर रहा हूं, बढ़त जाएगा तो फिर रुकेगा मामला। सर स्वस्थ लोकतंत्र की तो परिभाषा ही है कि विपक्ष की उसकी एग्जिस्टेंस है। ये मतलब ये बिल्कुल, तो देखिए, ये तो अगर ठीक है सर, नहीं देखिए, सर, ये मैं- एक सरकार का निर्णय मेरा है। विषय ये नहीं है सर, जी। मैं किसी की एग्जिस्टेंस खत्म होने और बढ़ने पे बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा हूं और सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके राजी कैसे होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल मेरे साथ तो सुनील कुमार डे साहब भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सुनील जी, इस सारी बहस में क्या आपको एक समाज से जुड़ा हुआ वो शख्स दिखाई दे रहा है जो आंखों में ढेर सारी उम्मीदें लिए इलेक्शन में वोट कास्ट करने जाता है? वो सोचता है कि भाई देखिए मेरी बारी आएगी तो मैं कुछ नई उम्मीदों के साथ, विश्वास के साथ एक नई सरकार का गठन कर पाऊंगा, एक अपने मन मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को चयन कर पाऊंगा। सर वो आम वोटर इस चर्चा में दिखाई देता है, इस चर्चा में नहीं, बाहर की चर्चा में भी, जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। जो आम आदमी है वो विकसित भारत देखना चाहता है। अगर आपको विकसित देश देखना है, आपको इस रोज के इलेक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा। ये रोज के इलेक्शन जो हैं ये हमें विकास की ओर नहीं ले जा रहे, इस बात को पहले आपको मानना पड़ेगा। आपके सर सामने कैसे, मुझे ये भी बताते चलिए। एक मिनट, आपके सामने एक ब्लूप्रिंट आया है। जी। हो सकता है उस ब्लूप्रिंट में कमियां हो, कोई नहीं, फर्स्ट ब्लूप्रिंट कभी परफेक्ट नहीं बनता। हम चांद पे जाने के लिए भी 2 बार ट्राई कर सकते ठीक हैं, बात 3 है, बार बिल्कुल करेंगे। ठीक है, हाँ। तो ये हमारे लिए उसी तरह की एक लंबी जर्नी है। हो सकता है 5 साल छोटा लगे, बट ये जर्नी में बड़े सारे इंप्रूवमेंट्स आएंगे ऑन दी वे, और सम इंप्रूवमेंट्स विल कम आफ्टर वी टेक ऑफ। Maybe first election in 2029, if it takes place, after all the hurdles, technical hurdles are met, we will improve further. Improvements are happening every day. हमारी IT इंडस्ट्री इतनी Sir, improve please हो try गई to है। speak in a Hindi. We are from the Hindi Sorry. channels. Our viewers are so many. Please, हाँ जी, sir, sir। continue. तो हमारी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। ब्लूप्रिंट बड़ा अच्छा आया, और जो समाज चाहता है वो यही चाहता है कि उसका कम समय लगे इलेक्शंस के अंदर, वो पार्टिसिपेट कर सके। आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है, इंडियंस बाहर जाके काम करते हैं, बाहर के यहाँ आते हैं। कई कंट्रीज में इलेक्शन में वोट नहीं देने पे फाइन लगता है, पनिशमेंट लगती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तभी हम पनिशमेंट दे सकेंगे अगर हम सोचें उस बारे में कि जब हम इजी बनाएं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। सर ये किन देशों से कंपैरिजन कर रहे हैं आप, विकसित या विकासशील? मैं विकसित देशों से कर रहा हूं, एक और विकासशील देश की कल्पना आप विकसित देश के साथ कर रहे हैं। तुलना नहीं कर रहे। हाँ। हम ये एक डायरेक्शन, example तो वही बता रहे हैं हम ना एक सर डायरेक्शन आप। पकड़ेंगे ना। अच्छा। अगर आपने चांद पे जाना तो आपको चांद की तरफ सोचना पड़ेगा। अगर आपको सी में जाके डीप सी फिशिंग करनी है तो उसके बारे में देखना पड़ेगा। आप तुलना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोनों सर हाई अलग स्कूल के चीजें। एग्जाम से पहले मुझको 5th 6th 7th 8th 9th ये पढ़नी पड़ेंगी ना सर, तब मैं हाई स्कूल का एग्जाम दे पाऊंगा। जी। मैं ऐसा सोचता हूँ। जी बिल्कुल ठीक हाँ। है। आप अपना टारगेट तो क्लियर करें कि आपने आगे जाना है, ठीक है। ऑन दी वे हमने इंप्रूव भी करना है, और उस इंप्रूवमेंट में ये एक बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब समझते हैं। हम अपने देश को अपना कुटुंब बना के क्यों नहीं चल सकते? मैं अपने देश को कुटुंब बना के चलूं। मैं विश्व की बातें करता हूं, बट कुटुंब बना के चलूं। मुझे पता हो कि नागालैंड में आज चुनाव है और तमिलनाडु में भी आज ही है, तो मैं अपनी प्लानिंग करूंगा। अब मेरे को पता ही नहीं होता, मैं वहां जाके काम करने जाता हूं, वहां पता चलता है साहब बिजी है। मैं पंजाब जाऊंगा तो पता चला जी मंत्री जी आज बात नहीं कर सकते, इलेक्शन है, क्योंकि सब अलग अलग टाइम पे इलेक्शन होते हैं। मैं सबको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, सबके बारे में पता नहीं कर सकता हूँ। तो तो इसलिए ये अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो सारे लोगों की अवेलेबिलिटी हो जाएगी सर। बिल्कुल, सब आपके- लोग मिलने लग जाएंगे। आपको 100-200 ये दिन कहा को गया सर। 100-200 दिन छोड़ के अच्छा। बाकी 5 साल आपके सामने होंगे, क्लियर होंगे। और जो कहते हैं कि हमें मिलेंगे नहीं नेता क्योंकि अब इलेक्शन 5 साल के बाद आना है, तो मैं ये कहूंगा कि तब हमें पता चलेगा हमारा कौन है अपना। वो जैसे कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो फिर हम एक नया फॉर्मूला और लाएंगे फिर उसके बाद।
कौन अगर सा? ये काम नहीं करेगा तो फिर हम एक नया फॉर्मूला और लाएंगे। आप फॉर्मूला लाएंगे या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उस नेता को अच्छा। जो पब्लिक के सामने जाता नहीं है, अच्छा। उसके पास कोई बहाना नहीं है तो नहीं अब भी जाने हो सकता है सर, हो। अब नहीं हो सकता है। अभी भी अगर हो। 5 साल में कोई नेता पसंद नहीं आ रहा है तो 5 साल बाद इलेक्शन होगा तो हम उसे हटा देंगे, नहीं देंगे वोट। नहीं, अभी तो आप 5 साल के अंदर 5 और इलेक्शन नहीं देखते चॉइस, हैं। हाँ तो फिर सर हम 5 इलेक्शंस क्यों देखें? और मैं वही कह रहा हूँ ना, आप फटीक बहुत ज्यादा होगी समाज के अंदर। आप परसेंटेज देखिए, आपको पता चल जाएगा कितने लोग, कम लोग क्यों वोट देने जाते हैं। पूरे 100 में से 90 भी जाए तो कम माना जाता है कई जगह। हमारे यहाँ तो 60-70 पे आके रुक जाती है। तो सर आप कह रहे हैं वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए। इलेक्शन और कमीशन 90 को से लेकर ऊपर बड़ा सवाल है सर। मोहम्मद अमीन से मैं इसका जवाब लूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है और बहुत अहम बातें निकल कर आ रही हैं। ब्रेक से पहले चर्चा की, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर कुछ और अहम चर्चा करेंगे। बहुत खास है आज का एपिसोड, देखते रहिए सच के साथ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच का साथ, और सच के साथ में आज जो विषय है चर्चा का वो है एक देश एक चुनाव, ONOE, जिसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया था। मेरे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। मोहम्मद अमीन साहब, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन से। ये परिचय मैंने इसलिए दोबारा दिया क्योंकि ब्रेक से पहले हमको ये बताया गया कृष्ण कुमार दे साहब की तरफ से कि देखिए भाई, इलेक्शन कमीशन की वो कोशिशें उतनी फुलफिल नहीं हो पा रही जिससे वोटिंग परसेंटेज रेज होता बढ़ता। सर अमीन सर, आपका तो बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, ये वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ रहा है सर? इतने जिंगल, इतनी गोष्ठियां, इतने शिविर, इतनी कॉन्फ्रेंसेस, इतना प्रचार, डे साहब तो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है इसमें। देखिए डे साहब तो जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अभी कृष्ण कुमार जी ने कहा कि जब हर वर्ष चुनाव होते हैं और तरह तरह के चुनाव होते हैं, भाई साहब ने भी कहा इस बात को कि नगर पालिका का है, ब्लॉक प्रमुख का है, फिर उसके बाद आप लीजिए प्रधान का है, फिर असेंबली का है, फिर MLC का, इस तरह बहुत से जो चुनाव होते हैं, फिर पार्लियामेंट का है। तो इतने चुनाव को देख देख के जनता घबरा गई है। वो चाहती है कि उसको एक ऐसा मौका मिले जिसमें एक बार जो उससे आप काम लेना चाहें, वन शॉट, एक बार में जो चाहे काम ले ले। जैसे विधानसभा का और पार्लियामेंट का चुनाव है, संसदीय चुनाव, दोनों एक साथ करा लीजिए। उसमें जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और उसको पर्व मानेगी। अच्छा। और पर्व माने के बाद वहाँ पर आप देखिएगा कि परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि अभी फिर 6 महीने बाद उसको नहीं जाना है, फिर 3 महीने में वो अपना प्लानिंग करेगी। जो विजय साहब भी कह रहे थे कि लोग आते हैं जाते हैं, अपने फंक्शंस करते हैं, उसमें सारी व्यवस्थाएं इसी तरह से आती है। इसी तरह सरकार भी है, सरकार के भी प्रोग्राम्स और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाते, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ 2 बार कि 50 से 60 दिन का एवरेज होता है। उसके चक्कर में होता क्या है कि सारी डेवलपमेंट रुक जाती है, सारे प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, लोगों का आना जाना, उसमें हर आदमी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं, बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व है, हमारा किसान भाई भी इन्वॉल्व है, और जैसे मंडियों के हैं वो भी हमारे किसान के लोग हैं, वो भी मंडियों में जो अधिकारी है वो भी सब बुला लिए जाते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि आम जनता घबरा गई है। सर ये मसला घबराहट का है, विश्वास का है? उस मैकेनिज्म पे, उस सिस्टम पे विश्वास कम हो रहा है या वो घबरा रही है? नहीं, मैकेनिज्म में देखिए जनता का विश्वास, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का है वो वोटर ही है, जो स्टेक पे वोटर ही है, उसके बाद आती हैं पार्टियां। तो मैं कह रहा हूं कि हमेशा इलेक्शन कमीशन पे तो विश्वास है, ऐसा नहीं कि नहीं। आप बताइए कि कहां जनता ने कहा है? ये पॉलिटिकल लोग जो हैं हर दल के, वो हमेशा क्वेश्चन करते हैं इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया के ऊपर, लेकिन जनता कभी नहीं आके कहती कि इलेक्शन कमीशन ने गलत चुनाव कराया है। एग्जैक्टली, अब पॉइंट पे सर आप आ गए। तो क्या इस विषय के लिए, जिससे 1 नेशन 1 इलेक्शन कह रहे हैं, जनता से रायशुमारी हाँ, कहाँ रह गई पीछे सर? मैंने पहले कहा था कि सबसे पहले स्टेक होल्डर है हमारी जनता।
जो वोटर है उनसे पूछा जा रहा है, उसके बाद उनसे बिल्कुल पूछा जा रहा है, उनसे दिया गया है। किन किन माध्यमों से पूछा गया है सर, बताइए भाई, मेरे अभी देखिए viewers ना, लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें भी लगा हुआ है। उससे पहले जो एक्सपर्ट आए थे नहीं, उन्होंने भी लोगों और से लोग कैसे मिले हैं। रायशुमारी हो रही है और रेफरेंडम कैसा हो रहा है सर? नहीं, अब उसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से किया जा रहा है। सर मैं लेकिन यही तो ये कह रहा लॉ हूं। बनेगा, हम बात लॉ इतनी बड़ी उसमें करते हैं लेकिन फिर representative उसके होंगे। पीछे के तर्क देते हो तो फिर हम कहते हैं देखा जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर जो आएंगे प्रतिनिधि वो जनता के ही प्रतिनिधि होंगे। अच्छा। और वो अपनी जनता से बात करके ही आएंगे, ये क्या संभव है, इसको मतलब हम तय करें। फिर वही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो जो चुनाव जनता कर रही है, अपने लिए कर रही है, तो फिर उस जनता की राय कहां रह गई सर? वो जनता कहां प्रासंगिक है, एग्जिस्टेंस कहां खत्म हो रही है उसकी? कुल फिर? मिला के जनता को ही वोट देना है। आज भी तो फिर चुनाव चल पूछिए रहा ना है, सर जनता यही। से, जनता क्या चाहती है, मैं तो नहीं, यही जनता- समझना चाहता हूँ वोटर ना। खुला हुआ है, ऐसा हाँ। नहीं है। और ये कमीशन गया है तो मिलना है, हर एक से मिला है, हर दल से। और वो तरीका से क्या मिला है? मैं ये राब्ता कायम जो किया जा रहा है वोटर्स के साथ, वो कौन सा कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है सर, जिससे लोगों से पूछा जा रहा है? मेरे पास तो अभी तक कोई कॉल नहीं आई। सर आपके पास कोई कॉल आई है क्या कि जिससे पूछा गया हो आपसे, अमीन साहब? नहीं, पूछने की क्या बात है, पोर्टल खोले हुए हैं उन्होंने। चुनाव वोटर्स के लिए, और- वोटर ही है ना सर। चुनाव कौन कर रहा है सर? मैं कह रहा हूं उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? आम वोटर है सर। वोटर करता है। हाँ, तो आम वोटर की सहभागिता बढ़े, उसका पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए क्या हो? जैसे आप सब प्रोग्राम चलाते हैं, जब स्वीप। बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट करिए, स्वीप चलता है। जिंगल प्ले करते हैं, स्वीप है। इतने सारे प्रोग्राम करते हैं, तो मैं कह रहा हूं इस बड़े मुद्दे के लिए, इस बड़े इशू के लिए लोगों की इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़े? हम क्या प्रयास कर रहे हैं सर? ये सरकार अभी लेके आई थी और इसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं सबमिट हो चुकी है। इसके बाद मुझे लगता है अच्छा। कि देश के अंदर एक बार जनता से भी जरूर पूछा जाएगा, जो मेन स्टेक होल्डर है। लाने के बाद? जी नहीं, अभी लाने से पहले, पार्लियामेंट में जाने से पहले। ठीक है, ओके सर, पार्लियामेंट जाने से ठीक पहले। है। चाना सर, असल में जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं, क्या उसमें वोटर्स हाशिए पे दिखाई देता है, या फिर एक प्रक्रिया है जिसके तहत वोटर्स भी रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे पूरे पैटर्न में इन्वॉल्व किए जाएंगे, ऑब्जर्व किए जाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव का तो बेस ही वोटर्स हैं, नीवी वोटर्स है। सर आपका स्टेक क्या है सर? देखिए, चुनाव का मतलब ये है कि जनता, और इलेक्शन कमीशन तो चुनाव कराने वाली एक बॉडी है। सो जो मुख्य खेल है वो राजनीतिक दलों और जनता के बीच में ही है। खेल है सर, है? खेल ही है, राजनीति अब एक खेल ही है। ठीक। तो जनता अपने नुमाइंदे चुनती है। हाँ। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ अमीन साहब की बात में कि जी। जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें कोई 21,000 के करीब कुछ लोगों ने भी अपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं, और 80% ने माना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो जायज़ है, वो होना भी चाहिए। लेकिन वो आंकड़ा जिस तरह की हमारे वोटर, रजिस्टर्ड वोटर हैं हमारे, ये अप्रॉक्सीमेटली, मुझे करेक्ट करेंगे सर, 97 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड वोटर होंगे। अच्छा। तो 21,000 बहुत कम आंकड़ा है। उन्होंने बोला है कि रिपोर्ट सबमिट हो गई है, और मुझे लगता है कि शायद मई के महीने में या उसके बाद लोगों तक पहुंचा जाएगा और लोगों से जानकारी ली जाएगी कि वो क्या चाहते हैं इसके ऊपर, क्योंकि रिपोर्ट 18,000 पेज हैं और उसमें का जो समरी बनेगी, फिर उसके बारे में जो मुख्य चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी। हाँ, जनता की जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो वोटर है, हिंदुस्तान एक बड़ा विभिन्न मान्यताओं वाला, और जो हम लोग बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो बहुत विभिन्नताओं प्रधान देश है। अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, भाषा के लोग हैं, और वोटिंग पैटर्न्स भी जो हैं बहुत डिफरेंट हैं। अच्छा। तो वोट करने का जो कारक है, जो मतदान करते हैं लोग, वो बहुत डिफरेंट है। आपका कंबेंसी फैक्टर होता है, एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, आपकी जो कम्युनिटी है एक वो फैक्टर लेके आती है, कभी जाति भी एक रोल प्ले करती है, कभी एक धर्म भी एक रोल प्ले करता है, कभी आपकी जो प्रॉक्सिमिटी है कि कितना अवेलेबल है, कितना ज्यादा। डेवलपमेंट कभी रोल प्ले नहीं करती? बिल्कुल करती है, बिल्कुल अच्छा। करती है। डेवलपमेंट भी रोल प्ले करती है। आपने नाम नहीं लिया सर? जी, मैं आ रहा था, वहाँ अच्छा, पहुँच रहा था, लेकिन ये वो मुख्य कारक है जो कि आपने कहा कि 5वीं 6वीं 7वीं में हम लोग पढ़ते रहे हैं। तो हम लोग जब पढ़ते थे राजनीति शास्त्र, तो यही पहले आते थे, और फिर आता था डेवलपमेंट। तो अभी भी क्या हुई? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। जनता का बहुत बड़ा रोल है, बट जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुद्दे तो है ही हैं, जो आपने भी बोला कि मुद्दे हैं तो इलेक्शंस हैं। इलेक्शन बिना मुद्दों के नहीं होता है। हमारे यहाँ पे जो मुख्य चीज़ है जिस पे हम लोग अभी बात नहीं कर पा रहे हैं, वो ये है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन व्यवहारिक तो है, नहीं है तो हो जाएगा, किसी न किसी तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन इसका जो हमारे संघीय ढांचे पे असर पड़ने वाला है वो क्या होगा? क्योंकि क्या एक साथ जब इलेक्शंस होते हैं, एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि जब एक साथ इलेक्शन होते हैं तो जो वोटर है एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता है, नेशनल लेवल पे भी और राज्य स्तर पे भी। वो जो परसेंटेज है वो कुछ 75 से 77% है।
जब 6 महीने बाद इलेक्शन होते हैं राज्य विधानसभा के या लोकसभा के, तो ये परसेंटेज गिर जाती है। अच्छा। ये 60-61% पे आ जाती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। हमारा जो पर्पज़ है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, और वोटर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग समझें कि उसके मुद्दे क्या हैं, सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे ही उसके मुद्दे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे अगर हैं और वो ओवर पार कर रहे हैं आपके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, और उसके बाद जो आपके जो लोकल इश्यूज हैं, तो फिर राजनीति और आपकी जो डेमोक्रेसी है वो क्वेश्चन मार्क लगने के चांसेस पड़ जाएंगे। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल ये निकलता है, कृष्ण कुमार दुबे जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चुनाव को अच्छे से समझते हैं, कि रीजनल पार्टियां ये कहती हैं कि भाई इसमें हमें कोई फायदा नहीं है, इसमें नेशनल पार्टीज को एज मिलती है, उनको फायदा मिलता है, हमें तो नुकसान होता है। डॉक्टर अमित चन्ना भी उसी तरह इशारा कर रहे थे। तो सर, अगर इस तरह का नफा नुकसान किया जाएगा, ये कैलकुलेशन होगी, तो अमीन साहब कह रहे थे कि 70% पार्टियां मान गई हैं, तो मुझे तो नहीं लगता सर कि 70% का आंकड़ा इसे टच कर जाएगा। एनालिसिस क्या कहता है आपका? देखिए, छोटी पार्टियों को हमेशा ये डर सताता रहता है कि हमें जो है कि ऐसा न हो कि हम छोटी की रीजनल पार्टी, रीजनल पार्टी को छोटी पार्टी मानते हैं आप? देखिए, रीजनल पार्टीज को आप जब तक इस देश में वो लोकसभा की तरफ रुख नहीं करते, सर छोटे बड़े होने का क्या वो क्राइटेरिया? ये मेन क्राइटेरिया सीटों का होता है। किस राज्य में किसकी ज्यादा सीटें, वही सब मायने रखता जाता है। क्योंकि ये देखिए, देश तो संविधान के हिसाब से चलता है, निर्वाचन आयोग तो एक प्रक्रिया को निभाता है। मेरा ये मानना है कि रीजनल पार्टियां छोटी पार्टियां, ऑब्वियसली मान के ये चला जाता है। कल के देखिए, अगर वो लोग अपना उनको मतदान कम मिलेगा, उनको परसेंटेज कम रहेगा, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तमाम हमने पार्टियों के नाम भी इस बीच में देखे हैं। मेरा मानना है कि देखिए, उनको हमेशा डर सताता है कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं जो केंद्र में या लोकसभा में है, स्टेब्लिश है, जिनकी केंद्र में सरकार है, उनकी राज्य में भी सरकार बढ़ेगी, तो वो लोग हमेशा जो है एजेंडे से पीछे हटते हैं। उनका ये मान लेना है कि इन बड़ी पार्टियों ने कोई भी अगर नियम लेके आना है, कोई भी पॉलिसीज लेकर के आना है, तो उसको हमको विरोध करना है। ऐसे में वो तो विरोध की पॉलिसी अख्तियार करती हैं, लेकिन अब मेन बात यह है कि जनता को अगर ये पसंद नहीं होगा, जनता अगर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगी, उसको लगेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर हमारे लिए कारगर साबित नहीं होगा, तो वो खुद ही इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी और मुझे लगता है विरोध होना शुरू हो जाएगा। हमें समझाना होगा ना सर, मैं समझाने के लिए तो हम वो कन्विंस कर पाएंगे क्या? सरकार क्यों नहीं करेगी? मुझे लगता है जब पॉलिसी बन जाएगी, सभी दलों का वो निर्णय हो जाएगा, पास हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा में, तो मुझे लगता है कि जनता भी इस बात बच्चे को बुखार आने पे दवाई पीना बिल्कुल पसंद नहीं होता, हम समझाते हैं ना कि भाई ये दवाई पीना तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम ठीक हो जाओगे। आज आप देखिए, शिक्षा के स्तर बढ़ रहा है ना, तो वो भी इस बात को समझते हैं। कौन चाहेगा कि बार बार जो है अपने बिजनेस को नुकसान हो? कौन चाहेगा कि आने वाले समय में जो है क्वेश्चन रेज कर रहे हैं सर, समय मेरे पास कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं, लेकिन सुनील कुमार डे साहब भी हैं। डे साहब, आखिरी कमेंट में आपसे ये चाहता हूं, लेकिन मुझे समाज के लिहाज से, वोटर के लिहाज से जरा समझा दीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो यहां से समझाएं वो एक बड़ा मैसेज व्यूवर्स के पास और वोटर्स के पास आज यहां से जाए। जी देखो, ये जो है ना, ये खेल नहीं है कोई इलेक्शन, ठीक है? ये एक हमारा त्योहार है, और ये त्योहार हमारा प्रेडिक्टेबल होना चाहिए कब होना है। जनता का त्योहार है, जनता 80% से ऊपर लोगों ने जितने भी हुए सर्वे में, 2020 त्योहार भी 2-2 बार होने लगे हैं। वही तो, जब आप एक बार कराएंगे, एक इलेक्शन आप वन एक देश एक चुनाव कराएंगे, आपको पता चल जाएगा कितनी परसेंटेज बढ़ गई है। दैट इज द आंसर। आपको जवाब मिल जाएगा पब्लिक कितनी है। ये इसको हमने बिल्कुल सीरियसली लेना है, इसको खेल नहीं समझना। और ये चुनाव आयोग और जनता के बीच की बात है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तो एक बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत अगर पॉलिटिकल पार्टी जरूरी नहीं है मेरे लिए, मैं इंडिपेंडेंट को भी वोट दे सकता हूं। बिल्कुल, बहुत अहम बात आप यहाँ कह रहे हैं। वोटर्स जरूरी है, आम लोग जरूरी हैं, और यही एक सामाजिक कार्यकर्ता के जरिए डे साहब समझा रहे थे। समय मेरे पास इतना ही, चर्चा और आगे हो सकती है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो फिर हमारी ये कोशिश आज की आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्योंकि आज सच के साथ के जरिए हमने वन नेशन वन इलेक्शन के तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश की। वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, कैसा रहेगा, क्यों उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्या फायदे हो सकते हैं, ये तो आपको याद करना ही पड़ना है। लेकिन 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक डीडी किसान और दूसरा सच के साथ। इसी वायदे के साथ फिर गुरुवार को मेरी और आपकी होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। नमस्कार।